हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानपीडिया वर्चुअल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, जो कि पॉलिटी का पॉइंट है। पॉलिटी का एक टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, तीनों सेनाओं का हेड होता है। बहुत सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो इस लिहाज से राष्ट्रपति का टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं संविधान में राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से आर्टिकल्स में लिखा गया है। देखिए, अगर संविधान में बात करें तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो भी कार्यपालिका है उसका वर्णन है। हमारे देश की कार्यपालिका का वर्णन है। कैसे है वर्णन कार्यपालिका का? देखिए, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की पोस्ट के बारे में है बातें। आगे वाले आर्टिकल हम बाद में पढ़ेंगे। आगे हम मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री जब हम कवर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए प्रेसिडेंट का जानना जरूरी है कि आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट के बारे में लिखा गया है। बाकी 52 से 78 राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जितने भी ये मंत्री होते हैं, जितनी भी कार्यपालिका होती है, उससे संबंधित बातें जो है वो आर्टिकल 52 से 78 तक दी गई हैं। लेकिन आर्टिकल 52 में सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट बनने के लिए जो योग्यता है वो क्या जरूरी है। देखिए, कभी कभी सवाल आ जाता है कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो इस समय प्रेजेंट में 14वें नंबर के राष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद। और ये 2022 तक इनका कार्यकाल है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि किस नंबर के राष्ट्रपति इस समय हमारे देश में कार्य कर रहे हैं। तो वो है 14वें राष्ट्रपति कार्य कर रहे हैं। अब इनकी योग्यताओं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली योग्यता, भारत का नागरिक हो। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के नागरिक को ही भारत के राष्ट्रपति के पद पर बिठाया जाता है। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 ईयर्स, 35 साल की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो। उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। जो तीसरा है वो थोड़ा अलग है। देखिए, हमने उसमें लास्ट वीडियो में भी अपनी बताया था एक वीडियो में कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। अब लाभ का पद क्या है? लाभ का पद मैंने पिछली बार भी बताया था, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारी जो पोस्ट है ये लाभ के पद पर नहीं गिनी जाती है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है या कोई मंत्री है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। उसके पीछे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी नौकरी पर हैं, चाहे वो नौकरी केंद्र की है, राज्य की है, चाहे वो 10,000 की जॉब है, चाहे वो 50,000 की जॉब है, लेकिन आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, तब आप उस पोस्ट के लिए खड़े होंगे। लेकिन यदि आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री या कोई भी ऐसे पद पर हैं जो लाभ के पद में नहीं आता है, तो आपको रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। आप बिना रिजाइन के ही उस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो ये कुछ मेन योग्यताएं हैं। हाँ, एक योग्यता और आती है जो अधिकतर हर जगह पे देखी है मैंने, लेकिन ये पॉइंट मैंने नोटिस किया है कि राष्ट्रपति के लिए उसका जिक्र नहीं आता है। वो है पागल या दिवालिया ना हो। तो इन शब्दों का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति की योग्यता में नहीं किया जाता। तो ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम एग्जाम्स में लिख आते हैं कि राष्ट्रपति, अगर जैसे डिस्क्रिप्टिव है, मेंस है किसी चीज का, तो अगर उसमें पूछ लिया जाए तो हम उसमें लिख देते हैं कि पागल या दिवालिया ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति की योग्यता में इन शब्दों का प्रयोग नहीं है। मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं, उसमें ये सब प्रयोग में नहीं दिया गया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द आप राष्ट्रपति की योग्यता में प्रयोग में ना लाएं तो सही होगा। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है। देखिए, चुनाव राष्ट्रपति का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट चुनाव नहीं होता लेकिन इनडायरेक्ट चुनाव होता है। किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं।
जो निर्वाचन है वो किस तरीके से, आपको इसे ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, इसके चुनाव में 3 प्रकार के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। अब लोकसभा में जो टोटल सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 245। तो 2 सदस्य होंगे वो इसमें भाग नहीं लेंगे। 2 वो सदस्य कौन से होंगे, जो मनोनीत होते हैं, जिन्हें जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, वो जो सदस्य हैं वो इस चुनाव में भाग नहीं लेंगे। सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित वाले जो हैं वो भाग लेंगे। ऐसी राज्यसभा में जो टोटल सदस्य होते हैं उसमें से जो सदस्य हैं वो सिर्फ 233 भाग लेते हैं, यानी कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 12 जो इसमें अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं वो भाग नहीं लेते हैं, जिन्हें मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर 2 जो मनोनीत हैं वो भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ 243 भाग लेते हैं, इसमें 233 भाग लेते हैं। बाकी विधानसभा, तो विधानसभा में जो है 29+2, देखिए 29+2 कैसे, अभी फिलहाल पहले ये 29+2 में गिना जाएगा, अभी ये गिना जाएगा 28+3। कैसे, देखिए 28+3 मतलब हम पिछले चुनाव के हिसाब से लेके चलते हैं, चलिए इसे छोड़ देते हैं। 29+2 किस हिसाब से था, 29 राज्यों की विधानसभा के जो MLAs है वो, और 2 यानी इन 2 में आते हैं दिल्ली और पुदुचेरी, इन 2 राज्यों के MLAs, मतलब 29 राज्य जो ऑलरेडी हैं उनके MLAs, और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुदुचेरी, उनके MLAs वो इसमें भाग लेंगे। तो देखिए 243 निर्वाचित सदस्य लोकसभा से, 233 निर्वाचित सदस्य राज्यसभा से, और 29+2 जो MLAs हैं 29 राज्यों के MLAs, और 2 राज्यों के जो केंद्र शासित प्रदेशों के MLAs हैं दिल्ली और पुदुचेरी के, वो ये टोटल मिलकर जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये हमारे द्वारा चुने जाते हैं, ये इनडायरेक्टली हमारे द्वारा चुने जाते हैं। जो हमारे द्वारा चुनकर जो व्यक्ति संसद में जा रहा है वो फिर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेता है, तो इनडायरेक्टली हमारे द्वारा। तो टोटल ये जो इतने सदस्य हैं ये क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें नहीं आते हैं। अब ठीक है, इनका चुनाव है, चुनाव करवाता है इनका चुनाव आयोग 324 आर्टिकल के हिसाब से। इनके जो चुनाव है, चुनाव की प्रक्रिया है उसे चुनाव आयोग कंप्लीट करवाता है, और जो इनके चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव अधिकारी जो होगा, ये बहुत रेयर है, कहीं कहीं पर मिलेगी ये चीज आपको, किसी भी किताब में, बहुत कम किताबों में है। जो मुख्य चुनाव अधिकारी होगा वो होगा लोकसभा का महासचिव, लोकसभा का महासचिव, वो इस पूरे चुनाव में मुख्य चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है याद रखने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि चुनाव किस प्रकार से, देखिए जैसे हमारा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, हमारा वोट होता है, एक व्यक्ति वोट देने जाएगा, उसके वोट की कीमत सिर्फ 1 है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अलग अलग है, MLAs की वोट की कीमत अलग है और MPs के वोट की कीमत अलग है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम MLA के वोट की कीमत जान लेते हैं। MLA की वोट की कीमत किस हिसाब से होगी, देखिए टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ MLAs। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को टोटल नंबर ऑफ MLAs में डिवाइड कर दिया जाता है, जो MLA की सीट्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है, इनटू 1/1000। जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो पूरे देश की काउंट नहीं होती है, वो उस राज्य विशेष की काउंट होती है जिस राज्य का वो व्यक्ति MLA है। तो देखिए MLA की जितनी सीट्स हैं वहां पर वो MLA सीट्स, उससे डिवाइड कर देंगे हम पॉपुलेशन को, इनटू 1/1000। तो देखिए पॉपुलेशन कब की काउंट होगी, अब सवाल ये आता है। तो ये जो पॉपुलेशन है वो काउंट होती है 1971 की। अब वो कैसे, 2011 की क्यों नहीं, रिसेंट तो वही थी, उसके बाद भी कई सारी जनगणनाएं हो गई हैं, तो 1971 क्यों काउंट हो रहा है। देखिए एक समय ऐसा आया था
जब हमारे देश में जनसंख्या जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ रही है, लेकिन उस समय जब ये जनसंख्या बढ़ रही थी तो क्या होता था, जो एमएलएज होते थे वो जनसंख्या के हिसाब से बनाए जाते थे या फिर इस हिसाब से यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में। तो कुछ प्रदेश ऐसे थे जिन्होंने हम दो हमारे दो जो नारा था उस पर बहुत अच्छे से काम किया। साउथ में अधिकतर वो काम हुआ। साउथ में जो पॉपुलेशन है वो एक कांस्टेंट रेशियो से बढ़ी, इस तरीके से नहीं बढ़ी जैसे वो पहले बढ़ रही थी। उन्होंने काफी हद तक उस चीज पर लिमिट लगा दी। लेकिन नॉर्थ में नहीं हुआ, उत्तर भारत में नहीं हुआ। उत्तर भारत में जनसंख्या और ज्यादा स्पीड से बढ़ने लग गई। तो क्या हुआ, अब साउथ के लोगों को इनसिक्योरिटी हुई कि यदि हमारे यहाँ पर जनसंख्या कम है, हमारे एमएलए जाएंगे। सीधी सी बात है ना कि ऊपर पॉपुलेशन की बात कही गई, मतलब जिस जगह की पॉपुलेशन जिस राज्य की ज्यादा होगी वहां के एमएलए का वोट जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। तो साउथ के लोग को प्रॉब्लम हुई कि हमारे यहाँ पे जनसंख्या कम है लेकिन हमारे वोट का वैल्यू जो है वो वहां पर कम होगा राष्ट्रपति के चुनाव में। तो उस समय पर यह डिसाइड हुआ कि 1971 में जो है जनसंख्या है वो 1971 के हिसाब से ही काउंट होगी और अभी तक ये 1971 के हिसाब से ही काउंट होती है। तो एक बहुत स्पेशल रीजन है इसको जानने का कि 1971 में क्यों काउंट होती है। अगर पेपर में ये आ जाता है तो सब लोग अधिकतर 2011 का सेंसस लिख कर आएंगे, लेकिन आंसर वो नहीं है, आंसर है 1971 और रीजन मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि देखिए ये तो हो गई हमारी एमएलए की वोट्स की वैल्यू। तो वोट्स जो एमएलए के वोट्स की वैल्यू है वो तो ये है। उसके बाद एमपी के वोट की वैल्यू आती है। एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी, एमपी के वोट की वैल्यू देखिए, अभी मैं इसको मिटा देते हैं। एमपीज के वोट की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, देखिए एमपी के वोट की वैल्यू निकलेगी टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज अपॉन जो टोटल सीट्स हैं, यानी कि 243 है हमारी लोकसभा की निर्वाचित सदस्यों की, 233 है ये, इन दोनों का जो योग होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे एमएलए के टोटल वैल्यूज को। मतलब कि टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए, जो एमएलए की वैल्यू आई है, डिवाइड करेंगे उससे और तब एक एमपी के वोट की वैल्यू निकलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव के बारे में, सही से समझेंगे तो आ जाएगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के एमएलए और 29 राज्यों के एमएलए, इनको मिलाकर जो है निर्वाचक मंडल बनता है और उस निर्वाचक मंडल में ये जो उनकी वैल्यूज होती हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। देखिए अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जाकर खड़ा होगा, उसके लिए भी एक प्रोसेस है। कैसे, जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें जो 50 व्यक्ति हैं, 50 सदस्य होंगे, वो एक व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव देंगे कि इसको राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना है और 50 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन करेंगे। अनुमोदन मीन्स प्रस्ताव रखना तो हो गया कि ये व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, इसको चुनाव में खड़ा करना है। अनुमोदन मतलब हो गया उसके नाम पर हामी भरेंगे कि हाँ हम राजी हैं कि ये व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो। तो ये टोटल हमें कितने सदस्यों की जरूरत है, 100 सदस्य जो एक व्यक्ति के नाम पर हामी भर देते हैं, एक व्यक्ति के नाम पर राजी हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, जिसके भी नाम का प्रस्ताव आएगा, इट मीन्स वो बहुत जानने वाला, जाना हुआ, जाना पहचानी शख्सियत होगी, तभी वो चुनाव में खड़ी हो रही है और तभी 100 सदस्य उसे जानते हैं। नहीं तो आम आदमी को तो एक भी नहीं जानेगा वहां पर। तो ये प्रोसेस है। इसके बाद की सारी प्रोसेस होती है, चुनाव होता है और राष्ट्रपति जो है वो चुना जाता है। अब आती है बात शपथ लेने की। राष्ट्रपति की शपथ जो है वो कैसे होगी, कौन दिलाएगा। देखिए राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर ये नहीं है, एक कंडीशन ऐसी कि अगर ये नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा,
वो शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को? या तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं प्रेजेंट है, अनुपस्थित हैं किसी कारणवश, तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। इससे नेक्स्ट है कार्यकाल। पांच साल का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, 5 साल का होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो अधिकतर बार ऐसा किया जाता है कि एक राष्ट्रपति के हटने से पहले दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पहले ही पूरी करा ली जाती है, ताकि जब उनका कार्यकाल पूरा हो उससे पहले ही उस टाइम पर हमारे पास एक राष्ट्रपति हो जो वहां पर बैठ सके, जो गद्दी पर बैठ सके। लेकिन कभी कभी यदि वो प्रोसेस आगे बढ़ जाए और चुनाव ना हो पाए, चुनाव देरी से होने की प्रक्रिया में, ये नहीं है कि टाइम पूरा हो गया, 5 साल पूरे हो गए तो राष्ट्रपति को हटना पड़ेगा, नहीं। यदि चुनाव नहीं हो रहे हैं, देरी से हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। जो राष्ट्रपति है वो अपने पद पर बना रहेगा यदि चुनाव जो है वो लेट हो रहे हैं। दूसरा, यदि किसी राष्ट्रपति की बीच में मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने पर जो उपराष्ट्रपति है वो कार्य संभालते हैं। यदि उपराष्ट्रपति भी उस समय पर नहीं मौजूद है तो भारत के जो सीजीआई हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कार्य संभालते हैं राष्ट्रपति का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मृत्यु होने पर और यदि बीमार है, किसी तरीके से अस्वस्थ है, तो भी सारे कार्य उपराष्ट्रपति संभालते हैं। उपराष्ट्रपति नहीं हो तो भारत के सीजीआई संभालते हैं। सबसे पहले जो अभी तक हमारे देश में मृत्यु हुई है अपने कार्यकाल के दौरान, वो 2 लोगों की हुई है। एक हुई है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 2 राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान ही गायब, मतलब मृत्यु हो गई। दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये 2 राष्ट्रपति हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और इनकी जगह पर आपातकाल में कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति ने कार्य संभाला था। तो इस प्रकार जो फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, वो थे वीवी गिरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आ जाता है कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका कौन से उपराष्ट्रपति ने निभाई थी, तो वीवी गिरी ने निभाई थी और ये जाकिर हुसैन के बाद इन्होंने कार्यभार संभाला था। हालांकि बाद में ये चुनाव में खड़े हुए थे, कार्यवाहक रहते रहते चुनाव में खड़े हुए, उपराष्ट्रपति की पोस्ट से ही राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए, वहां पर ये जीते और फिर दोबारा इन्होंने राष्ट्रपति की पोस्ट ली। लेकिन पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है वो यही है, डॉक्टर वीवी गिरी। तो आगे देख लेते हैं। कार्यकाल समझ में आया होगा सबको। इनके वेतन के बारे में देख लेते हैं। सबसे बड़ी पोस्ट है तो वेतन सबसे बड़ा होगा। तो इनका जो वेतन होता है वो होता है 5 लाख रुपए महीना। और सबसे बड़ी बात होती है टैक्स फ्री होता है। इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। इस वेतन पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता। जो 5 लाख रुपए मिलेंगे, राष्ट्रपति का वेतन बिल्कुल टैक्स फ्री है। इसके अलावा इन्हें घर मिलता है, इन्हें चिकित्सा सेवाएं मिलती हैं, इन्हें कार मिलती है, इन्हें नौकर चाकर मिलते हैं। राष्ट्रपति भवन, जो कि ये सबने सुना होगा, वो फ्री में मिलता है बिना किसी किराया दिए। लेकिन जब ये पोस्ट से हट जाते हैं, 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, उसके पश्चात भी इन्हें एक सरकारी आवास दिया जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो राष्ट्रपति की पोस्ट है, सब चीजें होंगी भी ऐसा नहीं है, होनी भी चाहिए। सबसे बड़ी पोस्ट है तो इतनी सुविधाएं तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो ये वेतन है। हमारा चुनाव की प्रक्रिया में रह गया था, एक पॉइंट जो है वो चुनाव की प्रक्रिया में रह गया था, वो ये है कि यदि चुनाव के समय पर है निर्वाचक मंडल, उसको लगे कि चुनाव में कोई धांधलेबाजी हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, तो क्या होगा। देखिए, ये कंडीशन है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मन में, कम से कम इसके लिए 20 व्यक्ति होने चाहिए, 20 व्यक्तियों के मन में ये डाउट है कि जो चुनाव है वो गड़बड़ से हुआ है, तो 30 दिनों के भीतर जो है वो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की सुनवाई की अर्जी दे सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन यदि राष्ट्रपति ने शपथ ले ली है
और शपथ लेने के बाद वो कार्य कर रहा है, उसके बाद उसमें गड़बड़ी, उसके जो चुनाव है उसमें गड़बड़ी पाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई के लिए अर्जी डाली जा रही है, और उससे पहले उस राष्ट्रपति ने कई सारे निर्णय ले लिए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो निर्णय जो है वो अवैध करार नहीं किए जाएंगे, वो वैध ही रहेंगे। हालांकि राष्ट्रपति हट सकते हैं लेकिन वो निर्णय जो है वो वैध ही रहेंगे। तो ये 30 दिनों के भीतर की कंडीशन है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी लगाई जा सकती है। अब हम देखते हैं कि अभी तक हमारे देश में जो राष्ट्रपति हुए वो कौन कौन हुए, कितने हुए, किस किस समय पर हुए। तो ये तो आपको सबको पता है कि हमारे देश में जो इस समय वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद। पहले नंबर से शुरू करेंगे हम। देखिए इसकी एक ट्रिक है, वो क्या ट्रिक है आप उस ट्रिक को देख लीजिए। देखिए शुरू के जो 4 हैं वो है डॉक्टर 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 डॉक्टर, ठीक है। जो शुरू के 4 हैं वो डॉक्टर 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 डॉक्टर, इसके बाद आएगा वेरी, फनी, नीलम, ज्ञान लेती रही, और डॉक्टर के बजाय साइंटिस्ट बन गई। ये है ट्रिक हमारी, डॉक्टर 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 डॉक्टर, वेरी फनी नीलम, ज्ञान लेती रही, और डॉक्टर के बजाय साइंटिस्ट बन गई। कैसे? पहले जो डॉक्टर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्यकाल था इनका, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, 1952 से शुरू हुए थे, दोबारा 1957 में आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 2 बार बने हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शुरू के 2 डॉक्टर जो है वो क्लियर हो गए। तीसरे आए 1962 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की याद में 5 सितंबर को हमारे देश में जो टीचर्स डे है वो मनाया जाता है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसके बाद 1967 में दोबारा से एक डॉक्टर आए, वो डॉक्टर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 में, और देखिए ये फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। वैल्यू नहीं करता है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सब बराबर है, लेकिन पेपर में आ जाता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, तो उस हिसाब से बताना सही है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति है हमारे देश के। इनकी क्या हुई थी, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1967 से 1969 तक ये रहे, और 1969 में जो वीवी गिरी थे उस समय के उपराष्ट्रपति, उन्होंने कार्यवाहक का जो पद था वो संभाला। हालांकि कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहते हुए भी इन्होंने उसी टाइम चुनाव, क्योंकि चुनाव तो होगा ही होगा, जिस समय तक चुनाव नहीं होता है तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, लेकिन चुनाव करवाना पड़ता है। तो दोबारा ये उस चुनाव में खड़े हुए और दोबारा से ये राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति की पोस्ट पर नियुक्त हुए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानना ज्यादा जरूरी था हमारे लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो हमारे राष्ट्रपति हुए 1974 में। 1974 में एफ है, देखिए एफ से है फखरुद्दीन अली अहमद। जो नेक्स्ट राष्ट्रपति हैं वो है फखरुद्दीन अली अहमद, और इनकी भी मृत्यु बीच में ही हो गई थी। उसके बाद जो है वो कार्यभार संभाला था नीलम संजीव रेड्डी ने 1977 में। जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो बने। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी उस समय पर सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने थे, जो कि
सबसे कम उम्र वो थी जिस समय पर रिटायरमेंट दे दिया जाता है हालांकि, लेकिन उस समय अभी तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं 64 वर्ष, और ये निर्विरोध चुने गए थे, इसलिए इनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। इसके बाद है ज्ञान लेती रही। देखिए लेती रही मैं मिटा रही हूँ, ज्ञान से ही रखना है आपको। 1977 से जब ये हुआ तो 1982 तक ये रहे। 1982 में आए ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह फर्स्ट जो राष्ट्रपति हैं, फर्स्ट राष्ट्रपति हैं हमारे देश के सिख राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए इनके समय की एक बात है कि इनकी जो है राजीव गांधी से उतनी बनती नहीं थी, तो राजीव गांधी के समय पर एक बिल आया था, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया था, लास्ट में साइन करने के लिए इनके पास आया था। एक शक्ति होती है, जैसे कोई भी बिल अगर लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति के पास आता है, अगर राष्ट्रपति को वो पसंद ना आए तो राष्ट्रपति जो है उसे वापस पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद भी वो बिल वापस आ जाए तो राष्ट्रपति को उस पर मजबूरन साइन करना पड़ता है। ऐसा एक बिल था जिसे एपीजे अब्दुल कलाम भी साइन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो उन्हें मजबूरी में करना पड़ा था क्योंकि दोबारा से सिफारिश दे दी थी लोकसभा और राज्यसभा ने। लेकिन ज्ञानी जैल सिंह ने एक दूसरी शक्ति का प्रयोग किया जो कि राष्ट्रपति के पास होती है, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो ऐसा होता है कि यदि कोई बिल राज्यसभा और लोकसभा से पारित हो जाए और राष्ट्रपति के पास आए, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को हाँ भी नहीं बोलेगा, ना भी नहीं बोलेगा और उसको लटका कर रख देगा। ये ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ये पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और इस शक्ति का प्रयोग करके इन्होंने एक बिल को हमेशा के लिए लंबित कर दिया। वो बिल कौन सा था? एक डाक बिल था, जिसके हिसाब से जो एक पोस्टमैन होता है, जो कि डाकिया होता है, वो किसी भी व्यक्ति के लेटर्स को पढ़ सकता है, उससे रिलेटेड एक बिल आने वाला था जो इन्हें सही नहीं लग रहा था, तो इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया और उस बिल को लटका दिया, उस पर साइन ही नहीं किए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में। नेक्स्ट है और से आएंगे आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन। इसके बाद डॉक्टर के बजाय, देखिए दोबारा से डॉक्टर आए हैं। एक सेकंड, हाँ ये के बजाय वाला जो है ना, ये बीच में है, यहाँ पर है डॉक्टर के बजाय। अब आएंगे 12वें नंबर पर, यहाँ पर बजाय साइंटिस्ट। डॉक्टर कौन दोबारा से आए? एक डॉक्टर आए फिर से, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये आए आपके 1980, जो ये वाले आए थे वो आए 1987 में। इसके बाद ये आए हैं 1992 में। फिर 1997 में आए हैं के आर नारायणन। इतने देख लेते हैं पहले, आगे अभी देखेंगे हम। फर्स्ट नंबर मैंने बताई ट्रिक, 4 डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर 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 डॉक्टर। फिर वेरी फनी नीलम, ज्ञान लेती रही और डॉक्टर के बजाय साइंटिस्ट बन गई। ये हमारी ट्रिक है। 4 डॉक्टर में शुरू के 2 डॉक्टर तो राजेंद्र प्रसाद ही हैं, इनका अभी तक का राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। दूसरे जो डॉक्टर है वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका जो 5 सितंबर को जो इनके जन्मदिन होता है उस दिन टीचर्स डे मनाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत योगदान है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और प्रथम राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी कार्यकाल में ही मृत्यु हुई थी। उसके बाद है वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, ये दूसरे हैं जिनकी मृत्यु हुई है। फिर नीलम संजीव रेड्डी, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बने और निर्विरोध बने। ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने सबसे पहले अपनी पॉकेट वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन, ये हैं 1997 तक के। अब हम बाकी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है 12। मैंने इसके बाद बताया के बजाय क्या बन गई? साइंटिस्ट बन गई। तो साइंटिस्ट कौन थे? सबको पता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, और ये बने हैं 2002 में। बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक, मिसाइल मैन भी बोला जाता है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। हालांकि ये दोबारा आ सकते थे लेकिन दोबारा आ नहीं पाए किसी कारणवश। फिर 13 नंबर पर आई, जिसकी मैंने कोई आपको ट्रिक नहीं बताई है। 13 नंबर पर आई हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति,
2007 में प्रथम महिला राष्ट्रपति आई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये प्रथम महिला थी जो राष्ट्रपति बनी। उसके बाद 2012 में प्रणब मुखर्जी हाल ही के हैं, तो ये तो आपको ये 3 तो याद रह ही सकते हैं अब से पुराने वाले। और 15वें नंबर पर आए इस समय जो चल रहे हैं वो हैं डॉक्टर ये श्री रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल है 2022 तक। श्री रामनाथ कोविंद। हाँ, एक चीज और थी ये KR नारायणन के बारे में कि ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, दूसरे दलित ये हैं इस समय जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारे राष्ट्रपति हुए। अब आप पूछेंगे कि मैंने बताया कि जो हमारे रामनाथ कोविंद हैं ये 14वें नंबर पर हैं, तो 14वें नंबर पर ये व्यक्तियों में है। देखिए, शुरू के जो 2 थे वो राजेंद्र प्रसाद ही थे जिनका 10 साल का कार्यकाल था, तो उन्हें हमने दूसरे नंबर पर काउंट किया है, 2 काउंट किया, इसलिए ये 15 पहुंच गया। यदि हम सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये 14वें नंबर पर होंगे। तो व्यक्ति के हिसाब से जो राष्ट्रपति हैं इस समय पर 14वें नंबर पर वो हैं श्री रामनाथ कोविंद। तो पहले नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरे नंबर डॉक्टर राधाकृष्णन, चौथे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, 5वें नंबर पर वीवी गिरी, 6ठे पर फखरुद्दीन अली अहमद, 7 पर नीलम संजीव रेड्डी, 8वें पर ज्ञानी जैल सिंह, 9वें पर आर वेंकट रमन, 10वें पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 11वें पर KR नारायणन, 12वें पर APJ अब्दुल कलाम, 13वें पर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 14वें पर प्रणब मुखर्जी और 15वें पर हैं श्री रामनाथ कोविंद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इनकी मैंने एक सीरीज बताई थी, उसको आप ध्यान से याद रखेंगे। 4 बार डॉक्टर आएगा, फिर आएगा वेरी फनी नीलम, जान लेती रही और डॉक्टर के बजाय साइंटिस्ट बन गई। हालांकि साइंटिस्ट बनना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ट्रिक बनानी थी इसलिए हमने बना दी। तो ये जो हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक है वो समाप्त होता है। कुछ इनके कार्य हैं जिनके बारे में हम पढ़ सकते हैं अभी। एक तो इनका कार्य यही है कि आपातकाल की घोषणा करते हैं, दूसरा पॉकेट वीटो का इस्तेमाल, तीसरा कोई भी धन विधेयक होगा वो बिना राष्ट्रपति की परमिशन के लोकसभा राज्यसभा में नहीं आता है। कोई भी अगर कानून पास करवाना होता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर जरूरी होते हैं। किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को, किसी भी व्यक्ति की सजा को ये माफ कर सकते हैं, मृत्युदंड को खत्म कर सकते हैं, सजा को माफ कर सकते हैं, इनके पास अधिकार है। बाकी इनके बहुत से अधिकार है, अगर हम बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ मोटा मोटा बता दिया, आप इतना याद रखें। बाकी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।